ओके, हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है, वो कैसे बनता है, उसके लिए पहले कौन सी एक्टिविटीज़ होती है वो हमने देखा। वो रिपीट और रिपीट होता है, अल्टीमेटली हमें बहुत सारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलता है। और हम वो लिवर और किडनी और इंटेस्टाइन जो टिश्यूज़ है, लिवर, किडनी एंड इंटेस्टाइनल टिश्यूज़, वहाँ पर एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ब्रेक करता है इनटू ग्लूकोज। यानी यहाँ पर फॉस्फेटेज यानी फॉस्फेट ग्रुप जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे ऐड है वो रिमूव हो जाता है और हमें फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाता है। अब है कि जो हमने देखा कि रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये हमारी बॉडी में कैसे होता है। हमने देखा कि जो ही ब्लड में शुगर ग्लूकोज एलिवेट होती है, हाई होती है, तो तब ग्लाइकोजेनेसिस होने लगता है। और हमने देखा कि जब ब्लड लेवल में ग्लूकोज जो कंसंट्रेशन है लो होती है तो ग्लाइकोजिनोलिसिस होने लगता है। तो अब है इनकी रेगुलेशन, ये दो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है इनकी रेगुलेशन कैसे होती है। इनकी रेगुलेशन मोस्टली हमें 3 तरह की आती है। एक रेगुलेशन को ऑलिस्टेरिक रेगुलेशन कहते हैं, क्योंकि अगर हम ऑलिस्टेरिक एंजाइम्स की बात यहाँ मैं टच करना चाहूँगी, बात करेंगे। ऑलिस्टेरिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई होगी तब जाके ऑलिस्टेरिक एंजाइम्स एक्टिव होके उस सबस्ट्रेट पे एक्ट करेंगे, एक्शन अपनी दिखाएंगे। तो यहाँ पर ऑलिस्टेरिक रेगुलेशन है, यानी यहाँ पर कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। देखा गया जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एनर्जी कंसंट्रेशन, क्योंकि एनर्जी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस, हमने देखा कि हाई होती है ये चीज़ें, ग्लूकोज और एनर्जी लेवल्स हाई हो जाती है, तब जाके ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो एक्टिव हो जाता है। यानी ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो प्रोसीड करता है रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोजन सिंथेज के 2 फॉर्म्स है, एक्टिव फॉर्म एंड इनएक्टिव फॉर्म। तो हम कह सकते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज ए वो क्या है, एक्टिव फॉर्म, और ग्लाइकोजन सिंथेज बी वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। जब हमारी ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई नहीं होती है तब ग्लाइकोजन सिंथेज बी फॉर्म में होता है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जो ही कंसंट्रेशन ग्लूकोज की हाई होती है तो ग्लाइकोजन सिंथेज ए फॉर्म में बन जाता है और वो एक्टिव हो जाता है और ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो जाती है। और हमने देखा कि जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन या एनर्जी लेवल लो होते हैं तो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज का काम क्या है, उसका काम है डिग्रेडेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ब्लड में लो लेवल ग्लूकोज है यानी ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक्टिव होगा, वो ए बनेगा फ्रॉम बी। यहाँ पर भी ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज के 2 टाइप्स होते हैं, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज ए और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज बी। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज ए जो है वो एक्टिव फॉर्म है और ये एक्टिव फॉर्म कब बनता है, जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड में लो होगी। और ये बी फॉर्म कब होता है, यानी इनएक्टिव फॉर्म कब होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई होगी, तब इसका काम नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज क्या करता है, वो ग्लूकोज ये डिराइव करता है फ्रॉम ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है और वहाँ से हमें ग्लूकोज मिल जाता है ताकि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे।
तो देखा गया है कि जब हम वेल फेड स्टेट में, मतलब आफ्टर मील्स हम या आफ्टर डिनर हम देखते हैं, तो क्योंकि एब्जॉर्प्शन होती है, डाइजेशन होती है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो हाई होता है, और उसकी एबिलिटी है कि वो ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिव करा देगा। तो यानी ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, और देखा गया है साइमल्टेनियसली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है या एटीपी एनर्जी लेवल्स जो है वो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को इनहिबिट करते हैं। यानी अगर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक्टिव फॉर्म में है, उसको इनएक्टिव बनाते हैं ताकि ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव हो जाए, क्योंकि ये दो एंजाइम्स ग्लाइकोजन सिंथेज और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इकट्ठे काम नहीं कर सकते। इन दोनों में से एक एक्टिव होना चाहिए, दूसरा इनएक्टिव, तब जाके कोई मेटाबॉलिक वे, चाहे वो ग्लाइकोजेनेसिस की होगी या ग्लाइकोजिनोलिसिस की होगी, वो प्रोसीड हो जाएगी। तो ग्लाइकोजन सिंथेज ग्लाइकोजेनेसिस का एंजाइम है, इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, और ग्लाइकोजिनोलिसिस का ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम है। तो दूसरी जो रेगुलेशन है वो हार्मोनल बेस्ड है, यानी यहाँ पर हार्मोन्स का काम होता है, वही इन दो एंजाइम्स को रेगुलेट कर पाते हैं। अब हार्मोन्स इफाइनफ्राइन, नॉरइफाइनफ्राइन, ये एड्रिनल ग्लैंड देता है। जो इफाइनफ्राइन, नॉरइफाइनफ्राइन, ये जो दो हार्मोन्स है, ये हमें एड्रिनल ग्लैंड जो है वो स्क्रीट करवाता है, और जो ग्लूकागॉन है ये लिवर में स्क्रीट हो जाते हैं। ये तीन, इफाइनफ्राइन को हम फेयर एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, ये ज्यूरिंग फेयर या फ्लाइट में स्क्रीट हो जाता है, और ग्लूकागॉन या ये जो है ये लिवर में स्क्रीट होता है कब, जब हमें ज़रूरत होती है रेगुलेशन करने इन एंजाइम्स की। अब देखो इनका काम क्या है, इफाइनफ्रीन, नॉरइफाइनफ्रीन, ग्लूकागॉन, ये तब एक्टिव हो जाते हैं जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल लो होती है। यानी ग्लूकागॉन जो है ये सपोर्ट करता है डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन, इंसुलिन जो है वो सपोर्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये एक्टिवेट, अब ये जो इफाइनफ्रीन है, नॉरइफाइनफ्राइन है, ये ग्लूकागॉन है, इसका काम है कि ये एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं। एडेनाइलेट साइक्लेज एक ऐसा एंजाइम है जो साइक्लिक एएमपी बना देता है। साइक्लिक एएमपी कहाँ से डिराइव होता है, अगर आपको पता हो, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगर उसको एक फॉस्फेट निकालेंगे तो वो हमें देगा एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और अगर हम एडीपी को एक और फॉस्फेट निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो वो हमें देगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी वही होता है। यानी एडेनाइलेट साइक्लेज जो है वो एटीपी को ब्रेक करके अल्टीमेटली साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करवाता है। हमने देखा कि इंक्रीज अगर साइक्लिक एएमपी की होती है तो वो ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिव बनाता है। साइक्लिक एएमपी इंक्रीज्ड होगा तो ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव बनेगा, बी फॉर्म में बनेगा, और इन टर्न जो हम देखते हैं कि जो साइक्लिक एएमपी है वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करेगा, और प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, वो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को एक्टिव बनाएगा। यानी ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिव बनाने के लिए हमें प्रोटीन काइनेज की ज़रूरत है, और प्रोटीन काइनेज को एक्टिव बनाने के लिए, एक्टिव होने के लिए साइक्लिक एएमपी की ज़रूरत है। और साइक्लिक एएमपी कब प्रोड्यूस होता है, जब ग्लूकागॉन और इफाइनफ्रीन, नॉरइफाइनफ्रीन एक्टिवेट हो जाते, सिक्रीट हो जाते। ये हार्मोन्स जब सिक्रीट हो जाते तब जाके एडेनाइलेट साइक्लेज
एक्टिव होता है, साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन हो जाती है, फिर प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है। और प्रोटीन काइनेज का काम क्या है, वो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को फॉस्फोरिलेट करता है, क्योंकि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जब इनएक्टिव स्टेट में होता है वो नॉन फॉस्फोरिलेटेड होता है, और जब वो उसको एक्टिव बनाना है उसकी फॉस्फोरिलेशन होनी ही होनी है, तब जाके वो हमें हम क्या कहेंगे कि वो मतलब फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, तब जाके वो एक्टिव बन जाता है। जो एक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज है वो फिर इन टर्न क्या करता है, वो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को एक्टिव बनाता है, और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन यानी ग्लाइकोजेनोलिसिस इनिशिएट करवाता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ कैल्शियम आयंस ग्लूकोजेनोलिसिस कैसे होता है। अगर मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन कैल्शियम आयंस जो डाइवेलेंट पॉजिटिव होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स में जो रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बल्ले उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वहाँ से रिलीज़ होते हैं। और जो ये रिलीज्ड कैल्शियम है ये एक किस्म का प्रोटीन है जिसको हम काल्मोड्यूलिन कैल्शियम मॉड्यूलेटिंग प्रोटीन या कैम के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोटीन वो इसको बिंड करता है। जो ही कैम प्रोटीन को कैल्शियम आयन बिंड होता है तो उसकी वजह से फॉस्फोरिलेज काइनेज एक्टिवेट डायरेक्टली हो जाता है, हमें तब साइक्लिक एएमपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज डिपेंडेंट है। साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करता है, तब प्रोटीन काइनेज हमें फॉस्फोरिलेज काइनेज को एक्टिवेट करता है, तब जाके ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर साइक्लिक एएमपी का कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ कैल्शियम आयंस का फंक्शन है, जो एक किस्म का प्रोटीन है जिसको हम काल्मोड्यूलिन कैल्शियम मॉड्यूलेटिंग प्रोटीन कहते हैं, उसको बिंड हो जाता है। तो हमने देखा कैसे ये दो एंजाइम्स ग्लाइकोजन सिंथेज और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज कैसे एक्ट करते हैं, कैसे एक्टिव हो जाते हैं, तब अपना मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोसीड करवाते हैं, कैसे इनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब इसका मेन मकसद है कि हमारी ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, वो बैलेंस में रहनी चाहिए, क्योंकि जो ही हाई लेवल ग्लूकोज शुगर की होती है तो हमें ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव हो जाता है, और जो ही लो लेवल होती है तो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक्टिव हो जाता है। ये कंसंट्रेशन बेस्ड है। और हमने देखा हार्मोन बेस्ड ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को एक्टिव करवाता है विद अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस बिफोर। तो उसमें हमने देखा कि इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिव करवाता है, तो हार्मोनल इफ़ेक्ट भी है इसमें। और हमने देखा कि कैल्शियम आयंस भी कैसे ग्लाइकोजिनोलिसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनिशिएट करवाता है।